नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इस सीरीज में क्लास 2 वीडियो देखेंगे। जो लोग क्लास 1 नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डेस प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो इसका आंसर है बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है ना, पूछा जाता है। इसलिए आपको कुछ अति महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो आपको याद रखना है। जैसे कि एक तो मेहरगढ़ हो गया और एक है सूतका गेंडोर, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल है 6 अति महत्वपूर्ण है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले उसको समझिए पाकिस्तान में कौन कौन सा है। जैसे कभी डायरेक्ट पूछ लीजिए कौन भारत में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 6 को आपको याद रखना है। एक साथ आपको बताते हैं। एक तो हो गया ये सूतका गेंडोर और मेहरगढ़, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, कोटदीजी। देखिए नाम एक जैसा है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी। ये कितना हो गया? टोटल 5 हो गया ना। देखिए पहले 2 था सूतका गेंडोर, मेहरगढ़, फिर है मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, और एक है हड़प्पा। ये 6 वो स्थल है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है, हार्ड क्वेश्चन अगर पूछता है तो वही पूछ देता है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ है ना। सूतका गेंडोर आपको मालूम ही है ना, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये दोनों है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक, ये 2 हो गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हो गया। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी है ना। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। थोड़ा सा यहाँ रिलेट ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो नाम एक जैसा है, तो मोहनजोदड़ो को रिलेट करना ऐसे कि मोहनजोदड़ो जो है ना ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे यानी कि ये सिंध प्रांत में, सिंधु सिंध ऐसे रिलेट कर लेना है। तो मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसको भी थोड़ा रिलेट कर लेंगे, याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। हड़प्पा है ना, पा आ रहा है, पो आ रहा है लास्ट में, तो पंजाब प्रांत में हो गया। हड़प्पा पा यानी कि पंजाब प्रांत में, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसलिए ये तीनों रिलेट कर लेना है। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और हड़प्पा पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पंजाब प्रांत में। ठीक है, मेहरगढ़ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गेहूँ और जौ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, कतई जहर प्रश्न है यहाँ से 2। ठीक है, याद रखना है। एक तो गेहूं और जौ का साक्ष्य, और एक है कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये मेहरगढ़ से ही मिला था। ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूं और जौ का साक्ष्य पूछे या तो कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। एक प्रश्न और आता है कि मेहरगढ़ से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? तो आंसर करना है वर्गाकार या तो आयताकार। ठीक है, वर्गाकार या तो आयताकार, यानी कि वर्गाकार और आयताकार गृह अवशेष मिला है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मेहरगढ़ से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले, तो वर्गाकार और आयताकार गृह अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? तो कार्बन काल निर्धारण मतलब किसकी आयु ज्ञात की जाती है इससे? तो ये है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि है कार्बन काल निर्धारण, यानी कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, इसी तरह होता है यूरेनियम काल निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। पहले ये समझिए कि कार्बन काल निर्धारण जो है ये तो हो गया जैसे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए पूछ दे तो ये कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अगर पूछा जाता है कार्बन किस कार्बन का मतलब समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी कौन सा रहता है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम काल निर्धारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो पेड़ पौधे की आयु जो है ना, उसमें उपस्थित वार्षिक छल्लों द्वारा ज्ञात किया जाता है। वार्षिक छल्लों द्वारा मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप मोटा पेड़ अगर देखते होंगे, जब काटता है ना, तो इसको देखिएगा कि एक ऐसे रहता है गोल छल्ला, एक ऐसे से आपको मिलेगा छल्ला। ठीक है। वो क्या रहता है कि जब बरसात होता है ना, यानी कि चेंज जब होता है मौसम, तो मौसम से क्या होता है, एक थोड़ा सा यहाँ ब्लैक जैसा, मतलब कि थोड़ा सा रेडिश टाइप का है ना, रेडिश टाइप का एक कलर थोड़ा हो जाता है गाढ़ा, अब फिर होता है, फिर सादा रहता है, फिर गाढ़ा हो जाता है, इस तरह से छल्ला रहता है। ठीक है। ऐसे बन जाता है, मतलब एक वर्ष इसमें एक है तो एक वर्ष का हो गया, इस तरह जितना रहता है उतने वर्ष का वो आयु का पेड़ रहता है। ठीक है। तो इससे वार्षिक से इसी से अनुमान लगा लेते हैं कि जो पेड़ है वो कितने साल का है। ठीक है। तो पेड़ की आयु उसमें उपस्थित वार्षिक छल्लों द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे, तो दुर्ग का एक भाग नहीं था, इसमें से पूछा कौन सा है, तो अनाज के भंडार ये दुर्ग का भाग है। ठीक है। महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार ये भी हड़प्पा काल में ये दुर्ग का भाग था। नेक्स्ट क्या है कि धार्मिक समारोहों के लिए अग्नि वेदियाँ ये भी था। जनता के लिए आवासीय भवन ये नहीं था। ठीक है। हड़प्पा काल में जनता के लिए आवासीय भवन जो है ये दुर्ग का भाग नहीं था। ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ना, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। ठीक है। तो ये हड़प्पा काल में नहीं था, बल्कि ये मोहनजोदड़ो के हड़प्पा में नहीं था, हड़प्पा स्थल में नहीं था, मतलब मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। ठीक है। अब किलेबंदी से एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण बनवाली से मिला था। ठीक है। बनवाली ये स्थल कहाँ है, तो हरियाणा में है। हल का टेराकोटा या तो मिट्टी से बना हल वो कहाँ से मिला था, तो बनवाली से ही मिला था। यानी कि तीन चीज़ें हो गया, किलेबंदी का प्रमाण, हल का टेराकोटा पूछे, या तो मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला था, बनवाली से मिला था। बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात आई थी यहाँ हड़प्पा की, तो हड़प्पा से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा पंजाब प्रांत में, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है, तो अथर्ववेद खंडों का संग्रह है मतलब कितने खंडों का संग्रह है, तो अथर्ववेद जो 20 खंडों में ये बंटा हुआ है। ठीक है। अथर्ववेद 20 खंड है, और अगर पूछ दे मंडल भी तो वही आंसर होगा 20 ही होगा। ठीक है। तो अथर्ववेद में है 20 मंडल है और 730 सूक्त है। ठीक है। ये भी याद रखना है। और ऋग्वेद का भी इसी तरह याद रखना है। ऋग्वेद में पूछे कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में है 10 मंडल है, और सूक्त कितना है, 1028 सूक्त है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर पूछा जाता है आपको ऋग्वेद वाला। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है। बात आई है वेद की, तो अथर्ववेद क्या है, ये सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो वह है ऋग्वेद। ठीक है। वेदों का क्रम क्या है, देखिए 4 वेद है। वेदों का क्रम है ये कि सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। और ये सभी चारों वेदों से आपको 1 से 2 प्रश्न सभी से आपको इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है। जैसे कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। यज्ञ का और गद और पद का संग्रह जो है ये किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। और संगीत का वर्णन किस वेद में, तो सामवेद में। और जादू टोना वो अथर्ववेद में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और वेद के रचयिता कौन है, तो वेद के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ठीक है। आप कभी बाद में पढ़िएगा कि पुराण के रचयिता कौन है, कभी पढ़िएगा भागवत गीता के रचयिता कौन है, तो यही सब मिलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन होता जाता है। ठीक है। इसलिए सभी का एक साथ अगर रिवीजन करते हैं तो याद भी रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखना है कि जिसके रचयिता वेदव्यास है। कौन कौन सा, वेद के रचयिता वेदव्यास है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, भागवत गीता के रचयिता वेदव्यास है, और पुराण के रचयिता भी वेदव्यास है। यानी फिर समझिए, वेद, महाभारत, भागवत गीता और पुराण ये सभी के रचयिता कौन है, वेदव्यास है। नेक्स्ट है,
हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है भारत में वर्तमान जो अभी स्थिति है वो कहाँ से सोना लाते थे, तो कर्नाटक से लाता था सोना, ठीक है। और वर्तमान में भी यानी कि अभी भी सोने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, ठीक है। सोने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे या तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक से और चीज़ें क्या पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में। यानी कि 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। कौन कौन सा, बांदीपुर, बनेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा ऐसे ही करके याद रख लीजिए। देखिए एक गाना सुनेंगे, बनके हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो बनके से रिलेट करना है क्या, बो से हो जाएगा बांदीपुर और बनेरघाटा, नो से नागरहोल और को से हो जाएगा कुद्रेमुख। तो गाना में क्या है याद रखना है, बनके से सिर्फ मतलब रखना है, बाकी तो क्या है नाटक है, यानी कि ये चारों कर्नाटक में है, ठीक है। तो बांदीपुर, बनेरघाटा और नागरहोल और कुद्रेमुख, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है जो, वो बांदीपुर और नागरहोल, ये दोनों रिपीट ज़्यादा होता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किस राज्य में है, तो कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है, तो वो भी कर्नाटक का है। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, वो किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, देखिए नोट बनाते जाइएगा। आपको इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अगर नोट बनाते हैं हमारी क्लास का, तो आपको जीके जीएस में काफ़ी एक्सेलेंट कर जाइएगा, ठीक है। इसलिए पढ़िए और नोट बनाइए, क्योंकि आपके लिए सिस्टमेटिक ढंग से उस तरह से इसका कंटेंट जो है आपका जीके जीएस का तैयार करते हैं कि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, वो सभी को आपको एक साथ बताते हैं, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए और कन्फ्यूजन भी ना हो और आसानी से याद भी रहे। उस तरह से मैं सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। मंडल कितने, 10 मंडल है। और मंत्र पूछे तो मंत्र है 10,462 मंत्र है, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र है। वेद की बात करें तो पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से क्या है, ऋग्वेद में पूछे कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से। और यजुर्वेद से क्या है, यज्ञ का उल्लेख, जो यज्ञ का अनुष्ठान है वो यजुर्वेद में मिलेगा। और संगीत का वर्णन सामवेद में है, और जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद वो अथर्ववेद। अथर्ववेद में कितने खंड है वो पूछ दे तो 20 खंड है, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। और ऋग्वेद के 3 मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है। जैसे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है, वो 9वां मंडल, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है, तो वो 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है इनाम गांव। ये गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इनाम गांव ये क्या पुरातात्विक स्थल है, और ये है कहाँ, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, है ना। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में है। देखिए इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक पुरातात्विक स्थल जो महत्वपूर्ण है काफ़ी, वो पूछा जाएगा क्या, जोरबे कल्चर ये पुरातात्विक स्थल ये किस राज्य में है, तो ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। जोरबे कल्चर महाराष्ट्र में। अच्छा, लाबनी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो लाबनी और तमाशा ये महाराष्ट्र का है। एलोरा की गुफा ये कहाँ है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा पूछे तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में।
अच्छा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और अभी जिनका हाल ही में एग्जाम होने वाला है वो ये याद रखेंगे कि महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल। नया बने कौन? सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के पहले थे। अब सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। नेक्स्ट है भीमबेटका पुरापाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में है? तो भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ही एक और प्रसिद्ध स्थल है, वो कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सांची का स्तूप और का निर्माण अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था, ठीक है। और महाबोधि मंदिर का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। और जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसका भी निर्माण अशोक ने करवाया था। और जो अपना बिहार का जो चंपारण में केसरिया स्तूप है उसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांसेस का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो नामीबिया से चीता लाया गया था वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है। इसलिए पूछा जाएगा आपसे कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बांधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना से याद रखना है आपको एक चीज़ और कि हीरा के लिए जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हीरा पन्ना ज्वेलर्स कभी सुनते होंगे। तो जो पन्ना जो है वो हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। और पन्ना नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कूनो, बांधव, कान्हा, पेंच और पन्ना ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य वो भी है मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर समझिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र, बाघ, मसाला, सोयाबीन, दाल, ये सभी में प्रथम कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, तो वो कौन सा होगा? ब्राह्मणी लिपि सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणी लिपि जो कि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि अशोक के ज़्यादातर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया है, ठीक है। अशोक के ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और भाषा पूछे तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अशोक के अधिकतर शिलालेख किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय लिपि है ये देवनागरी लिपि, ठीक है। अच्छा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। और जैन धर्म को किस भाषा में पढ़ाया जाता था? तो जैन धर्म को किस भाषा में पढ़ाया? तो प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। यानी कि यहाँ से ध्यान रखना ये कि बौद्ध धर्म वाला आएगा तो पाली भाषा की प्राथमिकता थी और जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? तो विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे वो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा रिपीट भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। वो क्या आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। और हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु जैसी आए दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो,
चान्होदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो हो गया मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, स्नानागार या तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ पर है कालीबंगा। कालीबंगा से याद रखना क्या कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। काली चूड़ियाँ का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से ही मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जूते हुए खेत, मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियाँ का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में। अच्छा, कालीबंगा से ही रिलेट कर लीजिएगा कालबेलिया, है ना, कालीबंगा कालबेलिया दोनों एक जैसा है, तो याद रहेगा आपको आसानी से। ठीक है, कालबेलिया काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, वो कालबेलिया नृत्य है, ये राजस्थान का ये। ठीक है, तो कालबेलिया और कालीबंगा ये कहाँ है, राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा की बात करते हैं, तो ये आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो वो है धौलावीरा। और धौलावीरा से याद करवाए थे आपको क्या कि लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों गुजरात में है। जैसे ये लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। लोथल से और याद रखना क्या कि प्राचीन बंदरगाह पूछे, गोदीवाड़ा पूछे, गोदी खाना पूछे, तो ये हो जाएगा लोथल। और युग्म समाधान यानी कि कपल जो है उसका सब जो है वो मिला था कहाँ से, तो लोथल से मिला था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ। फिर समझिए, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था, तो उस समय ASI के महानिदेशक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। जॉन ह्यूबर्ट मार्शल 1920 की दशक की बात करता है, यानी कि 1921 में हुआ था हड़प्पा की खोज और 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था मालूम, ये हुआ था 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था, यानी कि ASI, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, ASI के पहले निदेशक कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI के पहले निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले के अस्तिरिकी का पालन करना आवश्यक था। ठीक है, एक बार फिर समझिए कि 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की अस्तिरिक है ना, टीले की अस्तिरिकी का पालन करना आवश्यक था। तो ये माना था REM ह्यूलर। REM ह्यूलर ने ये माना था कि है ना, खुदाई के बजाय टीले के अस्तिरिकी का पालन करना ये आवश्यक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कौन थे, तो ASI के पहले महानिदेशक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको क्रम से याद रखना है। पहला वेद कौन सा है, देखिए ऋग्वेद है, फिर है आपका यजुर्वेद आता है, फिर आता है सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन हो गया, सबसे नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद हो गया। यहाँ पर पूछा सबसे प्राचीन तो हो जाएगा कौन सा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, और सभी वेदों से एक एक चीज़ जरूर है कि आपको हमेशा रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे कि बात कर लेते हैं यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या, यज्ञ का अनुष्ठान है और गद और पद का संग्रह है। ऋग्वेद से क्या ध्यान रखना है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 9वां मंडल इनका सोम को समर्पित है। और सामवेद में क्या, संगीत का जो है उल्लेख सामवेद में है, और जादू टोना ये है किसमें, अथर्ववेद में है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और वेद के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है ना। वेद, महाभारत, भगवत गीता और पुराण के रचयिता वेद व्यास है। नेक्स्ट है
पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि जीके जीएस में इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए कि आपका सभी एग्ज़ाम एक ही स्टडी में क्लियर हो जाए, मतलब एक दोबारा या तो दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब इस तरह से स्टडी करिए और उस तरह से करना भी चाहिए। तो क्योंकि देखिए रेलवे और एसएससी या तो आपका स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस लगभग 99% पूरा सेम रहता है, ठीक है। इसलिए जीके जीएस की ऐसी तैयारी कीजिए कि आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दें, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दें, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे यही जीके जीएस से आपका रेलवे का सभी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मतलब इस तरह से स्टडी करते हैं कि बेफिक्र रहिए। आप अगर इस तरह से अगर रेगुलर इस सीरीज़ को पढ़ लेते हैं तो रेलवे का आप एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना है, तो गोदी खाना बताएं, या तो गोदीवाड़ा या तो बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? लोथल में, ठीक, लोथल हो गया। और युग्म शव का जो है प्रमाण कहाँ से मिला था? तो वो लोथल से ही मिला था। और आपको बताए थे लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों का है गुजरात में, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा। तो लोथल से ये सभी याद हो गया, धौलावीरा से 40वां विश्व विरासत स्थल है, और सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी के अवशेष मिला था कहाँ? सुरकोटदा से, नहीं तो ये तीनों कहाँ? गुजरात में, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर, ये दो बताए थे आपको, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो तो हो गया ना, मोहनजोदड़ो और हाँ मेहरगढ़ हुआ, ठीक है। मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो, चानहोदड़ो और कोट दीजी, ये तीनों है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए एक भाई साहब कमेंट किए थे कि सर 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बताइए, ठीक है। तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बताने में क्या, हमको तो और अच्छा ही लगेगा, है ना, बहुत आसान लगेगा हमको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना। बस क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाइए, बहुत आसान लगता है और कुछ प्रिपेयर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में आए और आप कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या होगा, तो फिर क्या फ़ायदा हज़ारों क्वेश्चन पढ़ने से। मतलब पढ़ाई ऐसी कीजिए कि जब आए एग्ज़ाम में तो वो किसी भी कीमत पर छूटे नहीं, ठीक है। और पढ़ाई का मतलब ये होता है कि कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है वो सभी को एक ही साथ पढ़ लेने से क्या हुआ। देखिए आप क्वेश्चन की संख्या देखेंगे तो 25 क्वेश्चन लगभग लाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 25 में ही आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न बताते हैं और वो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया हुआ रहता है कि आपको लगभग 200 प्रश्न के बराबर हो जाता है। इस तरह से आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की संख्या पर मत ध्यान दीजिए कि आपकी तैयारी कितनी शानदार तरीके से हो रही है, ठीक है। आप कितना कन्फर्म और सटीक तैयारी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी एक जानकारी होगी। एक होता है जानकारी, एक होता है सिर्फ पढ़ लेना। तो पढ़ना और लिखना क्या, ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, लेकिन सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए सोचना और विचारना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक आप अपने जीवन में लाइफ में ये भी शामिल कीजिए कि जो आप चीज़ें पढ़ते हैं उसको सोचिए, ठीक है। अगर आप सोचने का स्टाइल अगर अपने लाइफ स्टाइल में अगर डाल लेते हैं तो जो व्यक्ति अगर 4 घंटा या 6 घंटा बैठ के पढ़ रहा है लेकिन आप 1 घंटा की पढ़ाई किए हैं और उसको सोच रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई काम भी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ी हुई चीज़ों को सोचते हैं, तो सोचने का जो स्टाइल है ना, तो कोई 8 घंटा पढ़ रहा है ना तो आपका 16 घंटा की पढ़ाई होती है, मान के चलिए, है ना, 24 घंटा की पढ़ाई के बराबर है वो। अगर सोचने का स्टाइल है तो सोचना विचारना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपका पढ़ाई के लाइफ स्टाइल में, ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना ये होता है स्मार्ट स्टडी होता है, जिससे क्या होगा कि आप कम समय में आसानी से नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में या तो ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में यही होता है कि कई लोग कई वर्षों तक पढ़ते हैं और नौकरी नहीं हो पाती, ठीक है, और कई लोग कम समय में ही नौकरी ले लेते हैं। तो वही होता है स्मार्ट स्टडी और सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ाई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है ना तो आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ और कन्फर्म के साथ करना चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो कभी, तो उस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आपको यहाँ सब बता दिए। बनावली के बारे में आप जान सकते हैं, बनावली कहाँ है ये, तो बनावली आया है, ठीक है। अगर आप अभी चाहें तो अभी नहीं बताएं, ठीक है, लेकिन बनावली के बारे में जानना जरूरी है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बनावली के बारे में बता दिए, इसमें बुरा क्या है, ठीक है। तो बनावली किस राज्य में, तो बनावली
हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो बनावली और राखीगढ़ी, इससे क्या हुआ, रिवीजन भी होगा और याद भी हो गया कन्फर्म, और कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कहाँ है, ये कहाँ, ये क्या है। सभी के बारे में आपको एक साथ आपको देखने को मिल गया कौन कहाँ है। ठीक है, तो बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है, तो ये मेहरगढ़ जो है ये भारत में नहीं है। तो आपको बताए थे कि 6 अति महत्वपूर्ण है जो कि आप कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपका हो गया क्या, मेहरगढ़ जो है भारत में स्थित नहीं है। अब यहाँ से आपको बता के आगे निकल गए। ठीक है, फिर आपको अगर आप पढ़िएगा अगले क्वेश्चन में पढ़िएगा कि मेहरगढ़ के है कहाँ है, तो अब आएगा मोहनजोदड़ो कहाँ है, या तो कौन सा इसमें भारत नहीं है। तो आपको छेवों के छेवों एक साथ पढ़िए ना, तभी तो मज़ा आएगा और आपको याद भी रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। कम समय में होता है, आपको लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन कम समय में ज़्यादा जीके जीएस की तैयारी हो रही है आपकी। ठीक है, जैसे मेहरगढ़ भारत में नहीं है, तो वो 6 जो स्थान है जो कि भारत में नहीं है वो सभी यहाँ एक पर देखेंगे। मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर ये दोनों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पहले तो ये जान लीजिए कि 6 वो कौन कौन सा है पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, फिर मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोट दीजी और हड़प्पा, ये 6 है पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ से 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, और 6 और तैयार हो जाता है कैसा कि किस प्रांत में है। तो फिर समझिए, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़, सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये तीनों को हमेशा साथ रखना है। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो ये नाम एक जैसा ही, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी इसमें 2 से रिलेट कर सकते हैं, 2 है ना। देखो मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सिंध में है, कैसे ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधी नदी के किनारे है, इसलिए मोहनजोदड़ो वाला जो सीरीज है मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा से यानी कि पो आया यानी पंजाब प्रांत हो गया। ठीक है, तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है। यानी कि झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछा है, तो झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण नदियों का नाम याद रखना है। प्राचीन क्या था, जैसे कि पूछ देगा चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो चेनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। ठीक है, चेनाब का अस्किनी। राबी का परुस्नी, राबी का सबसे ज़्यादा राबी का पूछा जाता है, राबी का प्राचीन नाम क्या है, तो परुस्नी है। ब्यास का विपासा, ब्यास विपासा, ब्यास का प्राचीन नाम विपासा और झेलम का बितस्ता। तो ये सभी चारों याद रखना है, एक बार फिर समझ लीजिए। चेनाब का अस्किनी, राबी परुस्नी और ब्यास का विपासा और झेलम का बितस्ता। ठीक है, अच्छा वैदिक काल में किस नदी की सबसे पवित्र नदी कहा गया है, तो वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। ठीक है, और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो किस नदी का है, तो सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है, सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख है ऋग्वेद में। अच्छा एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख है, तो गंगा और जमुना का एक बार उल्लेख है ना, मात्र एक बार दोनों का उल्लेख है, गंगा और जमुना का। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा है। पहला कथन क्या है, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा एक सुसज्जित नगरीय व्यवस्था थी। वहाँ पर वहाँ नाली की व्यवस्था था, खुली जल निकासी नहीं था। वहाँ नाली बनाकर वो अच्छे जगह से उसका निपटारा किया जाता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 में देखिए इसका कथन 2 में कि हड़प्पा सभ्यता में ये गलत है। ठीक है, पहला हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ठीक है, तो ये नाली बनाया हुआ था, खुली नहीं था, तो ये सही है 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3
केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ से टाइप 2 आया है। देखिए इस बुक में क्या है, सबसे अच्छी खासियत है ये कि चैप्टर वाइज भी दिया हुआ और टाइप वाइज भी दिया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो टाइप 2 यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है? तो हाथियों का इस्तेमाल किया है ये मगध किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मगध राजवंश जो है ये सबसे पहले युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। अब मगध कौन है? ये मगध क्या है? 16 महाजनपदों में से मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मगध पर जो मगध साम्राज्य के राजवंश जो है वो क्रम में आपसे याद रखना है। क्रम से भी पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है, या तो इसमें से कौन सा मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। तो इसलिए मगध के साम्राज्य का जो राजवंश है उसको याद रखना है, ठीक है। इसमें है कितना 7 है, ठीक है। 7 राजवंश जो प्रमुख है मगध पर शासन किया था। कौन कौन सा है देखिए वो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से समझिए कि आपको एक चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए मगध साम्राज्य पर जो पहला शासक है वंश है वो था हर्यक वंश, ठीक है। और दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, ठीक है। फिर आया था नंद वंश के बाद कौन? मौर्य वंश। फिर आया था शुंग वंश, फिर कण्व वंश, और फिर आया था सातवाहन वंश, ठीक है। तो क्रम से याद रखना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो ये 7 है। याद कैसे रखना है? एक लाइन लिख लीजिएगा, हसीन मासुका 7 है ना। हसीन मासुका 7 है। हसीन से हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मासुका से हो जाएगा मौर्य, शुंग और कण्व, और 7 है यानी कि सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये याद आपको आसानी से सीरियल से भी याद रहेगा। ये अगर लाइन याद रखते हैं तो क्रम से याद रहेगा, ठीक है। क्रम में कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कौन पहले आया। हसीन मासुका 7 है, ठीक है। अच्छा, इसका संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए सभी का वंश का संस्थापक आपको याद रखना है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। और नंद वंश का महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश का जो काफ़ी फेमस है, आपको याद भी होगा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, है ना। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था, है ना। वासुदेव याद रखना है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। और सातवाहन वंश का सिमुक। सातवाहन वंश का सिमुक, है ना। सातवाहन सिमुक। तो ये याद रखना है सभी, ठीक है। और एक बार फिर समझ लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। शिशुनाग का शिशुनाग नंद का, महापद्म नंद मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य शुंग वंश का, पुष्यमित्र शुंग कण्व वंश का, कण्व वंश का हो गया वासुदेव कण्व, और सातवाहन वंश का हो जाएगा सिमुक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आया है, ये तो याद हो गया सब। और यहाँ कौशल आया, ठीक है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, ठीक। और ये मगध का मालूम है आपको, राजगीर हो गया। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। और अवंती की राजधानी थी महिष्मती और उज्जैनी, 2 राजधानी थी, है ना। अवंती की 2 राजधानी थी। अवंती जैसे कि कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में ना। तो अवंती की राजधानी थी महिष्मती या तो उज्जैनी। तो जो भी ऑप्शन में है उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत ये माना जाता है क्या? अहिंसा, ठीक है। देखिए जैन धर्म का है ना 5 सिद्धांत था, ठीक है। जिसे पंचशील सिद्धांत कहा गया है। वो 5 कौन कौन सा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये 3 हो गया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, फिर आस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो वही अहिंसा जो है यहाँ पर जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधारभूत था, ठीक है ना। तो 5 याद रखना है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। आस्तेय ये वाला है ना, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 सिद्धांत था जैन धर्म का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है? तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म आत्मा या ईश्वर में विश्वास
नहीं करता था, और जबकि जैन धर्म जो है ना ये आत्मा में विश्वास करता था, है ना, आत्मा और ईश्वर में विश्वास करता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है बौद्ध धर्म जो है इसमें ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं थी, जबकि जैन धर्म में था। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो कई लोग क्या है ध्यान थोड़ा सा देखते हैं कि त्रिरत्न है तो बौद्ध धर्म में टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। त्रिरत्न के बाद क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि त्रिरत्न दोनों में है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो त्रिरत्न बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो ये हो जाएगा जैन धर्म। और त्रिरत्न बोले बुद्ध, धर्म और संघ, तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा, है ना। त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ ये संबंधित है किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आगम सूत्र, है ना। भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। और इसी तरह एक आता है जातक। ये जातक क्या है, तो जातक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जातक में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में मालूम है आपको, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी, यानी कितने महाजनपद था भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान। ठीक है, देखिए महाजनपद के बारे में अगर पढ़ते हैं तो महाजनपद क्या है, पहले क्या है, प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले जो महाजनपद थी पहले एक छोटा सा कबीला था, और जब कबीला था फिर ये कहलाता जन। ठीक है, जन कहलाया था, ये कबीला था, ये जन कहलाया था, फिर आया इससे बड़ा हुआ तो जनपद कहलाया, फिर इससे बड़ा हुआ तो महाजनपद कहलाया। ठीक है, और ये जो जनपद है महाजनपद काल आता है कि पहले पूरा पाषाण काल आ गया, ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद ये आपका आता है महाजनपद काल आता है। ठीक है, महाजनपद काल जो है इसी समय क्या है धार्मिक आंदोलन की भी जो है उद्भव हो रहा था, जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म उसी समय उद्भव हो रहा था। तो उसी समय की बात है, 16 महाजनपद उस समय थी। ठीक है, अब यहाँ से दो कतई जहर प्रश्न आता है कि 16 महाजनपद की जो जानकारी है, 16 महाजनपद की जो जानकारी है ये किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। अब फिर अगर क्वेश्चन आए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है, तो भगवती सूत्र में, है ना, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है। ठीक है, अब 16 महाजनपद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्यों। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद है जिसमें कि 3 महाजनपद जो है बिहार में है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था एक बार कि यूपी में कितने महाजनपद है। ठीक है, ध्यान रखना है 3 है बिहार में, यूपी में है आपका, यूपी में 8 महाजनपद है। ठीक है, तो इस तरह से अगर याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपद है। ठीक है, 3 हो गया आपका बिहार में और 8 हो गया यूपी में। ठीक है, तो ये हो गया कितना 11। ठीक है, अब 11 के बाद देखते हैं यूपी में कौन कौन सा। देखिए पहले बिहार में है मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग और बज्जी ये तीनों बिहार में है। यूपी में देखते हैं 8 कौन कौन सा है, तो ये जो यूपी है, यूपी लिखे हैं, यूपी में ये इतना सब है। ठीक है, ये 8 यूपी में है। ये कांसी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये 8 यूपी में है, यानी कि यूपी में 8 महाजनपद है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक है सिंगल है जो कि राज्य में, जैसे कि अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में, मतलब एक ही है, यानी कि मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद है। फिर राजस्थान में भी एक ही है मत्स्य, फिर साउथ इंडिया में भी एक ही है अस्मक। ठीक है, तो 11 और 3 ये हो गया 14। ठीक है, और बच गए 2 जो कि भारत के बाहर है, कम्बोज और गंधार, ये भारत के बाहर है। जिस भारत का एरिया जो है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में है, कम्बोज और गंधार ये भारत के बाहर है। ये 16 महाजनपद इस तरह हो गया। ठीक है, तो याद रखना क्या, बिहार में पूछते कितने महाजनपद है 3, यूपी में कितना है तो है 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और साउथ इंडिया में 1, भारत के बाहर है 2। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है, खास करके बिहार और यूपी वाला याद रखना है ना, बस मोटा मोटी काम चल जाएगा। 3 है आपका बिहार में और 8 है यूपी में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 1 है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, इसको राजधानी पूछा जाता है तो पूछ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ है, तो राजगीर है।
और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की वैशाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैशाली ही वो है जहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहाँ थी? वैशाली में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में था। वैशाली में ही क्या हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, ठीक है। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली है। और काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर, जिसको बोलते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी यानी कि महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पंचाल की राजधानी, पंचाल की अहिछत्र। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती। और अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी माहिष्मती और उज्जैन, दो है। तो ऑप्शन में जो भी रहे आंसर कर सकते हैं। अवंती की राजधानी माहिष्मती और उज्जैन। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। असमक की राजधानी पैठन। और कंबोज की राजधानी पुंछ। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। इसको अलग से भी हम एक वीडियो महाजन पद के बारे में डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, जो लोग नहीं देखें वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी से शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो ये कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? तो वो हो जाएगा वैशाली। इसका करेक्ट आंसर है वैशाली, ठीक है। वैशाली जब भी आए तुरंत 4 को आप रिवीजन कर लेना चाहिए आपको। 4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। कौन कौन सा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बज्जी की राजधानी कहाँ? तो वैशाली है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था ये अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। तो याद रखना है, हर्यक वंश का शासक पूछा है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका हो जाएगा? बिंबिसार का, ठीक है। बिंबिसार का ये पुत्र था। अच्छा, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था और पाटलिपुत्र की स्थापना राजधानी के रूप में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और रही बात क्या, एक चीज़ और आता है इसमें से कि देखिए, बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, ये बिंबिसार की हत्या कर दिया था, ठीक है। और फिर अजातशत्रु का पुत्र था जो उदयन, ये अजातशत्रु की हत्या कर दिया था, ठीक है। यानी कि अपने पिता का ही हत्या करते गया, ठीक है। तो यानी कि एक प्रश्न ये आ जाता है कि किस इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बिंबिसार जब भी आए तो बिंदुसार को भी एक बार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन करता है। बिंदुसार कौन था? तो देखिए, मौर्य वंश का ये शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। ऐसे रिवीजन करना है आपको। नेक्स्ट है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक कौन होगा? जो उनका संस्थापक होगा। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और उसी तरह क्या, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट है, 4ठी शताब्दी डेस जो कि है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वो थी राजगीर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राजगीर था। और मगध में वर्तमान गया और पटना का जो एरिया है वो मगध महाजनपद में आता था। ये गया और पटना, ठीक है। अब मगध के बारे में आपको मालूम है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध ही था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को देश स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि प्रारंभिक राजधानी इसकी थी कहाँ? राजगीर। उसके बाद स्थानांतरित करके कहाँ किया गया?
तो इसको कर दिया गया था कहाँ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र की बात करें तो इसकी स्थापना अजातशत्रु ने किया था और उदयन ने राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया था। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, है ना, याद रखना। बौद्ध संगीति जो है पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है, जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म से आपको 5 तीर्थंकर को याद रखना है। ठीक है, 5 तीर्थंकर जिससे प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि पहले तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ और 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो 23वें तीर्थंकर के बारे में। ठीक है, हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अभी बिहार जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, सभी कई बार एग्जामों में, ये रेलवे का एग्ज़ाम हो जाए, हमेशा ये रिपीट होता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ये ज़्यादा बार रिपीट होता है, इसको रट के रखना हमेशा। ठीक है, तो और 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे वो महावीर स्वामी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक रहने देते, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें।